नमस्कार। पुनः एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इस व्याख्यान में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसा कि पूर्व के व्याख्यान के अंदर मैंने यह समझाने की कोशिश की थी कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, घर्षण विद्युत जिसको हम कहते हैं, उसके आविष्कार के पश्चात उसके पीछे भी एक बहुत लंबी कहानी है, बहुत लंबे ऑब्जर्वेशंस हैं। वो भी पिछले जो लेक्चर्स थे उसमें से कुछ आप लोगों के साथ मैंने शेयर किए थे। यहाँ हम विशेष रूप से उन तथ्यों के बारे में जो कि आपके सिलेबस से संबंध रखते हैं, सीधा सीधा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक पेपर है भौतिक शास्त्र के बीएससी पार्ट 1 के अंदर, जो 3 पेपर चलते हैं उसमें से एक पेपर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि स्थिर विद्युतिकी का है। तो अधिकांश जो यहाँ पर सिलेबस है बेसिकली वही है जो आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है, या यूँ कहिए कि करीब करीब प्रत्येक चैप्टर का जो स्टार्ट है वो आपको वहाँ से पिकअप करना पड़ेगा, रिकलेक्ट करना पड़ेगा, साधारण भाषा में कहें तो। जैसे एक यूनिट के अंदर विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की गणना से संबंधित समस्याएं हैं। दूसरे चैप्टर या दूसरी यूनिट कह लीजिए, उसके अंदर मैग्नेटिक जो इफेक्ट है या मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन है, मैग्नेटिक इंडक्शन कैलकुलेशन है, बेसिकली जिसके लिए हम बियो-सावर्ट लॉ, एम्पियर्स लॉ का इस्तेमाल करते हैं, एम्पियर के नियम का उपयोग करते हैं। एक विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित यूनिट है हमारे सिलेबस के अंदर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें हम स्टार्ट करते हैं फैराडे के नियमों से। उसके बाद ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, फिर ये जितने भी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के फंडामेंटल लॉज हैं, जो मूल नियम हैं या कह लीजिए, चाहे वो गाउस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वो गाउस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म हो, चाहे फैराडे का नियम हो, और चाहे एम्पियर का नियम हो, बेसिकली ये इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के काम में आते हैं। जगह जगह जो हम एक्सरसाइज या फॉर्मूला जो डेवलप करते हैं, बेसिकली इन क्वांटिटी से रिलेटेड है। जब जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता गया, वैज्ञानिक सोच बढ़ती गई, उपकरणों की उपलब्धता बढ़ती गई, एक्सपेरिमेंटल डाटा जो वैज्ञानिकों को उपलब्ध होते गए, इनमें करेक्शन के साथ साथ एक नई गणितीय श्रृंखला प्रारंभ हुई, जिसको कि हम मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के समीकरण, जो 4 मैक्सवेल इक्वेशन के नाम से जानी जाती हैं, वो बेसिकली इन्हीं 4 नियमों का, यूँ कह लीजिए, गणितीय स्वरूप है। तो कुल मिला के एक बेसिक समरी जो पूरे 5 यूनिट की है, जिसके बारे में आप और विस्तृत डिटेल समय समय पर हम पहले भी करते आए हैं, आगे भी करेंगे। और ये जो हम कर रहे हैं बेसिकली जो पहले किया था हमने, लॉकडाउन जब फुल उसमें था, उस समय जो लेक्चर्स हुए थे, अब चूंकि हम स्कूल और कॉलेज खोलने की बात आ रही है, रेगुलर क्लासरूम शायद आपको 15 या 20 दिन या 1 महीने के बाद उसमें भी हम आमने सामने एक दूसरे के इस तरह का वार्तालाप करने की स्थिति बन सकती है। जब तक आपको इस तरह के वीडियो के माध्यम से हम लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं, बेसिकली लास्ट टर्न पे भी हमने यही कहा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उस ब्रांच का नाम है जो स्थिर आवेशों के कारण जितनी भी फिजिकल इंटरेक्शंस होती हैं उसके बारे में कैलकुलेशन करता है, हमें समझाने का प्रयास करता है। चाहे वो स्थिर आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की बात हो, चाहे विद्युत विभव की बात हो, चाहे विद्युत फ्लक्स की बात हो, उसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा, किस तरह के आवेश की शक्ल या कह लीजिए शेप, कह लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन
एक साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर हम बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन के कारण किस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया जाएगा, वो बेसिकली हमने समझने की पहले कोशिश की थी। उसी को दूसरे स्वरूप के अंदर आज हम प्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरह की पीपीटी, इसी तरह के प्रेजेंटेशन आपने पहले भी मेरे लेक्चरों में देखे होंगे। हमने ये कहा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन्वेस्टिगेट्स इंटरेक्शन बिटवीन स्टैटिक इलेक्ट्रिकल चार्जेस। यहाँ पर कहीं पर भी हम ऐसी बात नहीं करेंगे जिसमें ऑब्जर्वर के लिए चार्ज मूविंग स्टेज में हो। अब चूंकि दूसरे जो फिजिक्स के पेपर हैं वहाँ पे आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी पढ़ने लग गए होंगे, तो स्थिर प्रेक्षक और गतिशील प्रेक्षक के बारे में भी शायद आपको समझ में आ गया होगा। That is described in terms of the frame of reference. Again, frame of references are of two types, inertial frame and non-inertial frame. Here, whatever laws we are discussing are in the simplest form, और ये सब हम ये मानते हुए चल रहे हैं कि प्रेक्षक के सापेक्ष जो आवेश हैं वो स्थिर अवस्था में हैं। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन जिनको कि हम हैंडल करते हैं, जिससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम कैलकुलेट करते हैं, उसमें बिंदु आवेश, पॉइंट चार्ज, लाइन चार्ज, रेखीय आवेश, गोलीय आवेश और सिलिंड्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, बेलनाकार आवेश वितरण को एज्यूम करते हुए हम कैलकुलेशंस करते हैं। हालांकि कुछ प्रॉब्लम्स में हम रैंडमली जो सरफेस होती हैं उनको लेकर भी कैलकुलेशन की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, पर मेजर जो पार्ट है उसको कैलकुलेशन करने के लिए आपको पॉइंट चार्ज, लाइन चार्ज, स्फेरिकल चार्ज और सिलिंड्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जो परिकल्पना, जो शायद आपने छोटी क्लासों में भी ली थी, कैलकुलेशन भी की थी, उसके आधार पर न्यूमेरिकल्स और थियोरेटिकल जो कैलकुलेशंस हैं वो भी किए थे, तो वही हम यहाँ पर दोहराएंगे बेसिकली और कैलकुलेट करेंगे। और वो हमारे चूंकि सिलेबस का भी पार्ट है, तो इसलिए आपको उनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको पुनः अच्छे तरीके से हैंडल करना चाहिए, उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। पहला, जैसा कि पिछले लेक्चर में भी हमने कहा था कि कूलाम का नियम है जो इन दोनों आवेशों के बीच में, बिंदु आवेशों के बीच में बल के लिए दिया गया था सबसे पहले, जिसमें यह कहा गया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच का जो बल है उनके गुणनफल के समानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर हमने विद्युत बल रेखाओं के बारे में भी कहा था कि विद्युत बल रेखाएं जो हैं वो धन आवेश से स्टार्ट होके ऋण आवेश पे समाप्त होती हैं। फिर हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की भी बात की थी। इन विद्युत बल रेखाओं के बारे में देखिए, ये जो डायग्राम है इससे और अधिक आसानी से आप समझ सकते हैं। ये अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस किस प्रकार की होंगी, विद्युत बल रेखाओं का स्वरूप क्या होगा, वो दिखाया गया है। इस वाले डायग्राम में बेसिकली हम ये शो कर रहे हैं कि अगर पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि मैग्नेटिज्म में या कोई भी मैग्नेट की जब हम बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की जब हम बात करते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज की बात करते हैं, तो हमारा मैग्नेटिक डाइपोल से स्टार्ट होता है कैलकुलेशन। जबकि इलेक्ट्रिसिटी के केस में इलेक्ट्रिक मोनोपोल या किसी भी धन आवेश को हम आइसोलेटेड रूप में अलग से भी स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसलिए आइसोलेटेड चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज है तो बल रेखाएं इस तरह की होंगी, मतलब वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होके अनंत की ओर जाएंगी। नेगेटिव है तो ये जो एरो आपको दिखाई दे रहा है ये अंदर की तरफ होगा, इतना सा ही फर्क है। ये आइसोलेटेड चार्ज के लिए है। ये अगर दो विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे के निकट रखे हुए हों, जिसको कि हम डाइपोल अरेंजमेंट की तरह समझ सकते हैं, तो विद्युत बल रेखाओं का स्वरूप ये होगा। और दो एक ही प्रकृति के आवेश यदि एक दूसरे के नजदीक हैं तो विद्युत बल रेखाओं का जो स्वरूप है वो इस प्रकार से होगा। तो ये तीन जो डायग्राम हैं इससे हम कंपेयर करके बड़ी आसानी से इसको समझ सकते हैं। कूलाम का जो नियम है, जैसा कि हमने पहले भी कहा था, F = K Q1 Q2 अपॉन R²।
ये बेसिकली एक्सपेरिमेंटल जो प्रयोग किए गए उनके आधार पर ये बनाया गया था। सबसे पहले 1785 के अंदर जो फ्रेंच वैज्ञानिक थे उनके द्वारा ये दिया गया था। और मैग्नीट्यूड की जहां तक हम बात करें Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहां K एक नियतांक है जो इस बात पे निर्भर करता है कि हम कौन सा सिस्टम काम में ले रहे हैं। आजकल ज़्यादातर हम रेशनलाइज्ड MKS सिस्टम की बात करते हैं। तो रेशनलाइज्ड MKS सिस्टम के अंदर K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R। उसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 9 × 10⁹ डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन R। अर्थात ये जो बल है ये इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी पर तो निर्भर करता ही करता है, इस बात पे भी निर्भर करता है कि दोनों के मध्य माध्यम क्या है। अगर एप्सिलॉन R यानी कि डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है तो फोर्स की वैल्यू कम होगी। निर्वात में यदि दो आवेश एक दूसरे के नज़दीक रखे हुए हैं तो उनकी मध्य फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी। इस सूत्र से ये बिंदु भी हमें ध्यान में रखना होगा कि दो आवेशों के बीच का जो बल है दूरी पर तो निर्भर करता ही करता है, साथ ही साथ उन दोनों आवेशों के मध्य कौन सा मीडियम है इस बात पे भी निर्भर करता है। मेटेलिक मीडियम है तो मेटेलिक मीडियम के लिए एप्सिलॉन R टेंड्स टू इनफाइनाइट एंड फोर्स टेंड्स टू 0, अर्थात उनके मध्य किसी भी प्रकार का बल नहीं लगेगा। एक तरह से यूँ कहिए कि धारा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर बहने लग जाएगी। यू विल नॉट बी एबल टू ऑब्जर्व द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन है। विद्युत क्षेत्र जो हम परिभाषित करते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड E at any point is defined by the point charge is equal to the force per unit charge, that is force, it is defined as force experienced by unit positive test charge. Now what we mean by test charge? As in gravitation, you used to say 1 किलोग्राम द्रव्यमान पर अनुभव किया गया आकर्षण बल उस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के बराबर होता है। तो यदि हमें पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र टेस्ट करना है तो हमने द्रव्यमान 1 किलोग्राम लिया था। कारण उसका ये था कि 1 किलोग्राम पृथ्वी के द्रव्यमान की तुलना में नगण्य है, परंतु यदि हमें आवेश के कारण कैलकुलेट करना है तो जो 1 कूलाम आवेश है वो बहुत बड़ा है। तो हम ये नहीं लिख सकते जैसे वहां पे लिखते थे ग्रेविटेशन में कि 1 किलोग्राम पर अनुभव किया गया बल, यहाँ पर यह नहीं लिखा जा सकता कि 1 कूलाम पर अनुभव किया गया बल। इसलिए हमने ये टर्मिनोलॉजी काम में ली है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। और इसका तात्पर्य ये भी फिजिक्स में लिखा जाता है, लिमिट दिस टेस्ट चार्ज टेंडिंग टू 0 means the value of test charge has to be as small as possible in comparison to the source charge। जिसके कारण आपको विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है उस आवेश की तुलना में इस आवेश की वैल्यू कम से कम होनी चाहिए, तब ये सूत्र हमारा वैलिड है। और ज़्यादा अगर हम एडवांस उसमें जाएं तो क्योंकि अभी जैसा मैंने पहले कहा था कि अगर चार्ज स्टेशनरी है जब तो हम इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं फोर्स की। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो F = QE होगा, क्योंकि E = F/Q है, तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड ऑन एनी चार्ज विल बी डिस्क्राइब्ड बाय Q × E। बट सपोज द चार्ज इज मूविंग विद रेस्पेक्ट टू द पोजिशन ऑफ द ऑब्जर्वर, क्योंकि जैसे जैसे हम हाई एनर्जी फिजिक्स में जाते हैं, एडवांस स्टडीज करते हैं, तो ये बात भी सामने आती है कि भाई प्रेक्षक इस आवेश के सापेक्ष स्थिर है या गतिशील, क्योंकि गणनाएं चेंज हो जाती हैं। उस केस में विद्युत बल के साथ साथ उसके ऊपर चुंबकीय बल भी लगना प्रारंभ हो जाता है और उसकी वैल्यू होती है Q × V×B। वेलोसिटी जैसे ही 0 होगी, स्टेशनरी होगी, तो फोर्स उस केस में केवल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगेगा
तो इसलिए हमने और जनरलाइज्ड जो टर्म काम में ली गई इस तरह के कैलकुलेशंस के लिए, उसको हमने नाम दिया है लॉरेंज फोर्स। ये लॉरेंज नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। तो हायर जब कैलकुलेशंस होती हैं तो वी टॉक ऑफ दिस टाइप ऑफ इक्वेशन। फिर देखिए बात आती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। बेसिकली विद्युत फ्लक्स किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या से संबंध रखता है। यदि बल रेखाओं की संख्या ज्यादा है तो हम कहते हैं कि इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्यादा है। यदि इससे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या कम है तो हम कहते हैं कि विद्युत फ्लक्स का मान कम है। तो बेसिकली ये जो पृष्ठ है, सरफेस है, जो कह लीजिए, इसके अभिलंब की दिशा को ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। इसके और ई के बीच का जो एंगल है दैट इज थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच का। अगर ये कोण थीटा हो तो ऐसी केस में जो फ्लक्स इससे गुजरने वाला होगा दैट विल बी ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा। इसको हम बहुत छोटे से सेगमेंट के लिए इस तरीके से भी लिख सकते हैं। पूरे पृष्ठ पे अगर कैलकुलेट करना हो तो इस तरह का इंटीग्रल इवेल्युएट करके हम इससे गुजरने वाले फ्लक्स की गणना कर सकते हैं। फिर इसी फ्लक्स के लिए गाउस नाम के वैज्ञानिक ने ये नियम दिया कि किसी भी बंद पृष्ठ से, वो पृष्ठ जो है स्फेरिकल हो सकता है, सिलेंड्रिकल हो सकता है, और भी किसी शेप का हो सकता है, तो बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध जो नेट चार्ज है, यानी कि सभी आवेशों का बीजगणितीय योग आप कर लीजिए, उसका 1/ε0 गुना होता है। नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज विच इज एनक्लोज्ड इन द सरफेस। तो ये देखिए, ये तो है फ्लक्स बाय डेफिनेशन और ये है फ्लक्स की वैल्यू बाय गाउस लॉ। इफ यू इक्वेट दी टू, दोनों को अगर आप बराबर कर दें तो वी गेट दिस टाइप ऑफ इक्वेशन, इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू नेट चार्ज डिवाइडेड बाय ε0। ये बड़ा अच्छा मैथमेटिकल टूल है किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन को करने का। इलेक्ट्रिक फील्ड की एक तो हम डेफिनेशन से कैलकुलेट करते हैं, E इज इक्वल टू F/Q0 या F/Q। एक इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करके आप किसी भी तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाहर, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, किसी भी जगह पर विद्युत क्षेत्र की गणना कर सकते हैं। तो ये नेट तरीका है इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने का। कूलम्ब्स लॉ एक ऐसा नियम है जिससे कि हम गाउस के नियम की उत्पत्ति कर सकते हैं, या मैथमेटिकली अगर आप उल्टा चलें कि गाउस के नियम से आप कूलम्ब के नियम को भी वेरीफाई कर सकते हैं। ये केवल किसके लिए है कि स्टेशनरी पॉइंट चार्ज हो तो उसको लेके आप ये बड़ी आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा चार्ज हों तो फिर हमें जो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन है उसको भी काम में लेना पड़ता है। बलों के अध्यारोपण का नियम, जब कभी भी एक से अधिक बल किसी आवेश के ऊपर कार्यरत हों तो परिणामी बल निकालने के लिए हम इस तरह की जो गणितीय विधि है उसका प्रयोग करते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म में इस गाउस के नियम को गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ पर भी हम इस गाउस के नियम को प्योरली जो मैथमेटिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसकी फॉर्म में भी इसको लिखा जा सकता है। और जो हायर कैलकुलेशंस होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कैविटी, इनसाइड ए रेजोनेटर, और बहुत सारे सिचुएशंस आती हैं जिसके लिए विद्युत क्षेत्र की गणना इस आधार पर की जाती है। ये जो गाउस का नियम है ये इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जो चार्ज हैं उन्हीं के लिए काम में लिया जा सकता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि
नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ ए क्लोज्ड सरफेस, जिस बंद पृष्ठ की हम बात करते हैं वो बंद पृष्ठ जो है वो सिमेट्रिक ज्योमेट्री का होना चाहिए, तभी आप गाउस के नियम को उस जगह पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी पहले भी कहा था कि हम नॉर्मली एक प्लेन, एक सिलेंडर, एक स्फीयर, इस तरह के पृष्ठों की गणना से इस लेवल के ऊपर या अंडर ग्रेजुएट लेवल के ऊपर ताल्लुक रखते हैं। और एक से ज़्यादा अगर पॉइंट चार्जेस हैं तो किसी भी चार्ज के ऊपर नेट फोर्स लगाने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, तो जो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन है उसकी भी हम हेल्प लेते हैं। और जो फर्स्ट ईयर का आपका सिलेबस है, नॉर्मली उसके अंदर स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस इसको नाम इसलिए दिया जाता है जिसके ऊपर आप गाउस नियम को अप्लाई कर सकें। सीधे और सरल भाषा में अगर आप समझना चाहें तो इस तरह से भी आप सोच सकते हैं, क्योंकि जब ही आप गाउस का नियम लगा सकते हैं जब हमारे पास कोई गाउसियन पृष्ठ हो। नहीं है तो जिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण आपको कैलकुलेट करना है, so first we will draw the imaginary Gaussian surface, then we will apply the Gauss law and the rest of the mathematics। जैसा कि हमने पहले भी इसका स्टेटमेंट के बारे में दूसरे शब्दों में अगर कहना चाहें तो ये है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ एनी क्लोज सरफेस इज ओनली ड्यू टू दी सोर्सेज, दैट इज पॉजिटिव चार्जेज एंड सिंक को बोलते हैं नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। क्योंकि हमने ये कहा था कि जो हमारी विद्युत बल रेखाएं हैं वो धन आवेश से प्रारंभ होके ऋण आवेश पे समाप्त होती हैं, तो इसलिए नेगेटिव चार्ज को कई किताबों में सिंक के नाम से, पॉजिटिव चार्ज को सोर्स के नाम से भी कई ऑथर्स डिस्क्राइब करते हैं। ये माना जाता है रादर कि पॉजिटिव चार्ज धन आवेश जो है वो विद्युत का स्रोत है और ऋण आवेश वो इलेक्ट्रिसिटी का सिंक है। और any charges out of the surface do not contribute to the electric flux। अगर हमें जैसे किसी गोलीय पृष्ठ के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कैलकुलेशन करनी है तो उस पृष्ठ के अंदर वाले आवेशों का ही इसमें योगदान होगा, पृष्ठ के बाहर वाले आवेशों का योगदान फ्लक्स कैलकुलेशन में नहीं होगा। जो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे हम कैलकुलेशंस करते हैं उसमें ये अवधारणा ही रखी जाती है फॉर द पर्पज ऑफ सिंप्लिसिटी। ओनली इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन एक्ट एज सोर्स और सिंक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड और एनी अदर कैनॉट एक्ट एज सोर्स और सिंक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, अभी हमने कहा कि अगर हम चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, यानी कि परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र भी विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति का कारण है और परिवर्तनशील जो विद्युत क्षेत्र है वो चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति का कारण हो सकता है। बट फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ सोर्स और सिंक, एजम्पशन ऑफ सोर्स और सिंक, हम इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पर इंक्लूड नहीं करते हैं। इस लाइन का तात्पर्य ये है। जो मैंने आपको कहा था कि डेल ऑपरेटर की फॉर्म में अगर हम गाउस लॉ को रिप्रेजेंट करें, जो आपको मैथमेटिकली जो 3 पेपर हैं उनमें से एक पेपर में ये प्रूव भी करना पड़ेगा। गाउस डाइवर्जेंस जो थ्योरम है उसका स्टेटमेंट लिखिए और उसको सिद्ध कीजिए। डेल डॉट E इज इक्वल टू रो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। Normally the Gauss law is used to determine the electric field of charge distribution with symmetry। पहले हम कह ही चुके हैं। First we have to identify the spatial symmetry of the charge distribution। बिना स्पेशल सिमेट्री के आप ये जो मैथमेटिक्स है उसको कैरी आउट नहीं कर सकते। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, याद रखने की है। नेक्स्ट स्टेप जो इसमें है मेन, वो है टू इन्वॉल्व चूजिंग द करेक्ट गाउसियन सरफेस। सपोज चार्ज इज इन द फॉर्म ऑफ लाइन, तो करेक्ट गाउसियन सरफेस विल बी सिलेंडर। सपोज चार्ज इज इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट और स्फीयर, then Gaussian surface has to be spherical, then only
the symmetry rules will apply. Otherwise, if the charge is point charge or spherical, and if we assume Gaussian surface as cylinder, our calculation will not be proper. तो जिस तरह का आवेश वितरण होता है उसी के आधार पर गाउसीय पृष्ठ की कल्पना की जाती है। ये मूल बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। रेखीय आवेश है अगर प्रकृति आवेश की स्रोत की, तो उस केस में गाउसियन पृष्ठ सिलेंड्रिकल या बेलनाकार लिया जाता है। बिंदु या गोलीय आवेश प्रकृति है तो फिर गोला लिया जाता है। तो ये कैलकुलेशन के तरीके हैं। और नेट जो चार्ज एनक्लोज बाय द गाउसियन सरफेस यूजिंग फार्मूला, दिस इज इक्वल टू नेट चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। और फाइनली हम इन दोनों को जब इक्वेट कर देते हैं तो ये इक्वेशन आती है, जैसा कि पहले भी मैंने बताया था। अब इस इंटीग्रल को आप कैरी आउट करके बड़ी आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन कर सकते हैं। हमारे सिलेबस के अंदर पॉइंट चार्ज के कारण, लाइन चार्ज के कारण, अब लाइन चार्ज में दो केसेज होते हैं, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनाइट लेंथ, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। दोनों केसेज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है थोड़ा सा अलग अलग आएगा, कैलकुलेशन का तरीका भी अलग होगा। और गोले के केस में हमारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर स्फेरिकल हो तो तीन स्थितियां उत्पन्न होंगी, चार्ज इज प्रेजेंट इनसाइड, ऑन द सरफेस एंड आउटसाइड। ये यहाँ पे कैलकुलेट करने का तरीका है। जितनी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड कैलकुलेशंस हैं, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लक्स, और उसके बाद हम बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ, विद्युत विभव। देखिए एक चीज और मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रिसिटी के अंदर एक समानता है। समानता क्या है? जितने भी फॉर्मूले, जितने भी डेफिनेशंस हैं, उसमें अगर आप आवेश को द्रव्यमान से रिप्लेस कर दें तो आप ग्रेविटेशन में पहुंच जाएंगे। करीब करीब वही न्यूमेरिकल्स हैं। तो ये 2 in 1 है। ग्रेविटेशन वाली यूनिट जिसको अच्छे से आती है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली ऑटोमेटिकली आएगी, न्यूमेरिकल्स करने में कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। या उल्टा कह लीजिए आप कि अगर किसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली यूनिट अच्छे से आ गई है समझ में और उसके न्यूमेरिकल्स होने लग गए हैं, तो ग्रेविटेशन वाली जो यूनिट है वो ऑटोमेटिकली होगी। जैसे वहां पे फॉर्मूला था F इज इक्वल टू Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे है K/Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जो परिभाषा वहां पे आप गुरुत्वीय विभव की देते थे, बिल्कुल उसी तरीके से परिभाषा आपको यहाँ पे देनी है विद्युत विभव से। जो आप वहां गुरुत्वीय क्षेत्र की परिभाषा देते थे, एग्जैक्टली उसी फैशन में आपको यहाँ पे परिभाषा देनी है विद्युत क्षेत्र की। ओनली डिफरेंस इज कि ग्रेविटेशनल जो फील्ड है वो अट्रैक्टिव होता है, आकर्षणी प्रकृति का होता है, जबकि यहाँ पे आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों का प्रावधान है। गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में प्रतिकर्षण की बात ही नहीं होती, चाहे वो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच के आकर्षण की बात हो, चाहे दो इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान के बीच के आकर्षण की बात हो, फॉर्मूला सेम है, उसमें कहीं किसी तरह का कोई चेंज नहीं है। ये यहाँ पे मेन बात थी जो आप लोगों को न्यूमेरिकल करते समय और जो बुक्स के अंदर आपकी एक्सरसाइज दी हुई हैं उनको सॉल्व करते समय, समझते समय विशेष रूप से ध्यान रखना है। नेक्स्ट टर्न पे हम और जो बिंदु हैं इस यूनिट से रिलेटेड, उससे रिलेटेड भी बात करेंगे। थैंक यू।